हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब लास्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे रेसिस्टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं रेसिस्टेंस क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, पहले इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to resist the flow of charge through it। समझो, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको रेसिस्ट करने की। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। क्या होता है रेसिस्ट मतलब? रोकना। ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसमें जो रुकावटें आ रही है वो है अपना रेसिस्टेंस। आखिर एक कंडक्टर के अंदर रुकावटें कैसे आती है? देखो, मान लो ये एक हमारा कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर के एटम ये इनका न्यूक्लियस, देखो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, वे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी को हम कहते हैं चार्ज फ्लो हो रहा है। उस चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन का है? फ्लो ऑफ चार्ज किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। समझो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये वाला न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव इधर करना चाह रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसे अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, यहां देखो कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ मुझे, क्या ये रुकावटें नहीं है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में? ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में या चार्जेस के फ्लो होने में जो रुकावटें आती है उसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होता है, जिग जैग। इसकी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन वो बातें 12th क्लास में आती है, अभी नहीं। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एटम से टकराएगा, फिर चलेगा, फिर एटम से अगले एटम से जाकर टकराएगा, फिर चलेगा। ये न्यूक्लियस इनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितनी भी रुकावटें इलेक्ट्रॉन के पाथ में आ रही है, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ओके, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रेसिस्टेंस है क्या, ये प्रोड्यूस क्यों होता है। अब मुझे ये बताओ, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा क्या करंट भी उतना ज़्यादा होगा या कम होगा? रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं? देखो, अगर ये रुकावटें ज़्यादा होंगी तो फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर पाएगा। अगर चार्ज का फ्लो कम हुआ तो क्या इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट यही तो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा है, तो चार्ज कम फ्लो होगा, और अगर चार्ज कम फ्लो हुआ तो करंट भी कम बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कम प्रोड्यूस होगा।
तो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कम कर देगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब चार्जेस ज़्यादा फ्लो कर पाएंगे। रेसिस्टेंस कम है मतलब रुकावटें कम है चार्ज के फ्लो होने में। अगर चार्ज के फ्लो होने में रुकावटें कम है तो ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल। तो अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा, वहीं अगर तुम रेसिस्टेंस को घटाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज़ होती है? अगर मैं एक को बढ़ाऊं तो दूसरी घट जाए, और अगर मैं एक को घटाऊं तो दूसरी भी घट जाए, सॉरी दूसरी बढ़ जाए। ये इन्वर्सली, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक है, जैसे ये रेसिस्टेंस और करंट, रेसिस्टेंस बढ़ाओ करंट घट जाएगा, रेसिस्टेंस घटाओ करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब समझो। ठीक है, तुम्हें रेसिस्टेंस समझ आ गया कि क्या होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वे सभी रुकावटें जो चार्जेस के फ्लो होने में आती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर। आखिर ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। देखो, सबसे पहला फैक्टर है लेंथ का। समझना इसे ध्यान से, लेंथ का। अगर मान लो मेरे पास किसी कंडक्टर का वायर है, कॉपर का वायर है, मान लो मेरे पास कॉपर का वायर है, ये रहा, इसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से चार्ज फ्लो होके जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। लेंथ कितनी है? L। ठीक है, तो इसमें रेसिस्टेंस मान लो कितना है? R। इसका रेसिस्टेंस कितना है? R। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर का वायर, ये कॉपर का वायर है, किसका? कॉपर वायर है। मैं एक दूसरा कॉपर वायर लूंगा जिसकी लेंथ इससे दोगुनी होगी। क्या होगी? इससे दोगुनी होगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है, ये सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का और इस वायर का सेम है, मटेरियल सेम है। ये भी कॉपर वायर है और ये भी कॉपर वायर है, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, हमने क्या बढ़ा दी? लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 2L। तो क्या इसमें भी जो रेसिस्टेंस है वो R ही होगा, या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना था इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। क्या इलेक्ट्रॉन का पाथ बढ़ गया? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा था तो इस पाथ में जितनी रुकावटें आ रही थी, इस पाथ में जितना रेसिस्टेंस आ रहा था, वही उसे रोक रहा था आगे बढ़ने से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह तक जाना है, अब उसे 2 गुना रास्ता चलना है, तो उसे रेसिस्टेंस भी तो 2 गुना मिलेगा। नहीं समझे? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को केवल ये पाथ कवर करना था। कितना पाथ? L पाथ। ठीक है, L डिस्टेंस उसे कवर करना था। ठीक है, अब उसे 2L डिस्टेंस कवर करना है। तो L डिस्टेंस में अगर R रुकावटें आ रही थी, कितनी? R। तो 2L डिस्टेंस में तो 2R रुकावटें आएंगी, ज़्यादा रुकावटें आएंगी, क्योंकि अब उसका रास्ता भी बढ़ गया। अब पहले इलेक्ट्रॉन को केवल यहाँ तक ट्रेवल करना था, अब उसे यहाँ तक ट्रेवल करना है। तो इस रास्ते की रुकावटें तो अब भी वही है, साथ में ये और बढ़ गई। तो लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है।
ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को इतना पाथ कवर करना था, अब उसे इतना कवर करना है। पहले ही बस केवल यही रेसिस्टेंस आ रहा था, अब ये तो आ ही रही है, ठीक है, अब ये और आ गई, ये और ऐड हो गई, ठीक है। इसलिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है। तो लेंथ का फैक्टर शायद आपको समझ आ गया। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, द रेसिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। अब अगला फैक्टर है हमारा एरिया। लिखो एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एक कंडक्टर है, कॉपर वायर ही है हमारा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है और इसका रेसिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। तो अभी लेंथ में हमने क्या देखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया वाले में देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूं, मतलब जिसमें से जो ये वायर है, वायर की थिकनेस बढ़ा रहा हूं। वायर की थिकनेस बढ़ेगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, वो एरिया जिसमें से चार्जेस फ्लो होंगे वो इंक्रीज होगा। तो देखते हैं क्या होता है, रेसिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। मैंने सेम लेंथ का कॉपर वायर ले लिया, लेकिन जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने 2 गुना कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, 2a, ठीक है। लेंथ अभी भी सेम है, लेंथ हमारी L ही है, पहले भी L थी अब भी L है, और ये भी कॉपर का वायर है और ये भी, मतलब मटेरियल भी सेम है। अगर मटेरियल बदल दोगे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हम मटेरियल नहीं चेंज कर रहे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 2 गुना कर दिया। अब बताओ क्या होगा, क्या रेसिस्टेंस घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा। देखो अभी चार्जेस को चलने के लिए केवल यही रास्ता था, अब उन्हीं चार्जेस को चलने के लिए रास्ता ज़्यादा मिल गया, क्योंकि अब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया ना। तुम ऐसा सोचो, एक पतली सी गली है, पतली सी गली है, उसमें से 100 लोगों को हमें निकालना है। तो उन 100 लोग अगर उस पतली सी गली में से जाएंगे, या फिर दूसरी कंडीशन देखो, एक बहुत बड़ा हाईवे है, उसमें से 100 लोग जाएंगे, तो आसानी कहाँ से होगी जाने में, बड़े हाईवे से। क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, पहले जिन इलेक्ट्रॉन को बस इतना सा एरिया मिल रहा था पास होने के लिए, अब उन इलेक्ट्रॉन को इतना एरिया मिल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकेगा, मतलब रेसिस्टेंस घट गया। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब चार्जेस को फ्लो होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल गया। पहले इतने से एरिया में से चार्ज फ्लो हो पा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इतने से एरिया में से होके गुजर रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन। वही 100 इलेक्ट्रॉन अब इतने एरिया में से होके गुजर रहे हैं। बताओ किस में आसानी होगी? इस वाले में, क्योंकि अब उनके पास पाथ ज़्यादा है चलने के लिए। समझ गए? पहले तो एक नैरो पाथ था, अब वो पाथ वाइड हो गया, तो वाइड पाथ में से चलना आसान होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ बढ़ गया, इसलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया तुम बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और अगर एरिया तुम कम कर दोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
तो वही तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शायद ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को कम करोगे तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। वहीं अगर एरिया ज़्यादा करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दोगे, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉपी कर लो इसे जल्दी। और अब हम रेसिस्टेंस की डेरिवेशन करेंगे। देखो, रेसिस्टेंस के लिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इनकी हेल्प से। तो अभी हमने देखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या मैं इन्हें कंबाइन करके लिख सकता हूं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनको कंबाइन कर दिया L/A। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट है अपना रो। इसे क्या कहते हैं? रो। L/A। R इजिकल टू रो L/A। ये है हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। समझो, लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ के घटने से रेसिस्टेंस घट रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया के ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने दोनों को कंबाइन करके लिखा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आए, जिस कांस्टेंट को हमने कहा रो। ये इस सिंबल को हम रो कहते हैं। और ये किसका सिंबल है? ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है। रेसिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। अभी इस पे आएंगे रेसिस्टिविटी पे, पहले रेसिस्टेंस को देखो। समझ आ गया इतना? तो यहां से रेसिस्टेंस का नया फॉर्मूला आया, R इजिकल टू रो इंटू L/A। जो रेसिस्टिविटी है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। जैसे तुमने कॉपर लिया, उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। जैसे एक वायर है कॉपर का, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है, लेकिन ये किसका वायर है? कॉपर का। मैंने सेम लेंथ का और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला, अब एल्यूमिनियम का मैंने वायर लिया, एल्यूमिनियम का वायर लिया। अब बताओ, देखो लेंथ सेम है दोनों की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो क्या इनमें रेसिस्टेंस सेम होगा? नहीं, इनमें रेसिस्टेंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल है और दोनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। इसलिए देखो, रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में देखो, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ और एरिया तो दोनों में सेम ही है, तो किस चीज का डिफरेंस आएगा? वो है रो का। रो की वैल्यू कॉपर के लिए अलग होगी, इस रो की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी। ठीक है, शायद आप रेसिस्टिविटी को समझ गए। लिखो रेसिस्टिविटी के बारे में, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, रेसिस्टिविटी की जितनी हाई वैल्यू होगी ना, रेसिस्टेंस की भी उतनी हाई वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल देखो रेसिस्टेंस पे।